आपकी जेईई की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। मैंने लगभग 111 या 112 के आसपास आपके साथ ऐसे सवाल डिस्कस कर रखे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जेईई ने बार-बार लगातार पूछे हैं। वो सारे के सारे सवाल इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। सारे सवाल मैंने एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगे। बच्चों की एक डिमांड थी, ख़ास तौर से प्रवीण वाले जो बच्चे थे, उन्होंने कहा था कि सर ना वो वाले सवाल डिस्कस करो जो थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी हो। वो जो 112 सवाल हैं वो तो ना हम मान के चल रहे हैं कि ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ सवाल ऐसे डिस्कस करो जो जेईई के पीवाईक्यू हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनके अंदर जस्ट फ़ॉर्मूला नहीं लगता। या तो 2 फ़ॉर्मूले लगते हैं, फ़ॉर्मूला लगता है तो उसके साथ कुछ न कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ज़्यादा हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है और जस्ट फ़ॉर्मूला में वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने ऐसा पाया कि उन 112 सवालों के अंदर भी कम से कम बड़ा 20-30 सवाल ऐसे थे, जो बढ़िया लेवल के सवाल थे। जब भी मान लो कि लेट्स से कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जेईई ने 3 बार पूछ रखा है, ठीक है? तो मैंने उन तीनों सवाल में से वो वाला सवाल छाँटा, जो थोड़ा टफ़र साइड का था, ठीक है? तो इसलिए नियरली बेटा ऐसा मान के चलो कि 20-30 के आस-पास सवाल तो आपको उन 112 सवालों के अंदर आपको मिल जाएँगे। लेकिन फिर जब मैंने उनके अलावा सवाल छाँटने लगा, तो मैंने नियरली 43 क्वेश्चन्स मैंने और छाँट लिए, जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। थोड़े से ऑब्वियस बात है कि सवाल टफ़र साइड के होंगे, है ना? सवाल में कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना? सवालों के अंदर कुछ-कुछ पेचीदगी होगी, इंटीग्रेशन होगा, कैलकुलस होगा, हो सकता है किसी में वेक्टर भी लग रहा हो, या फिर हो सकता है कोई सवाल में सिर्फ़ फ़ॉर्मूला लग रहा हो लेकिन मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हो, कुछ ना कुछ मतलब देयर विल बी समथिंग समथिंग मोर, है ना? तो थोड़ा-सा लेक्चर एग्ज़ॉस्टिव हो सकता है। तो इसलिए बेटा ठीक है, मैं हर बात मैं तो बोलता ही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए बेटा लेक्चर है, बाकी तो ऑब्वियस बात है कि हर बच्चा तो ये लेक्चर ऑब्वियस बात है कि नहीं देख पाएगा। लेकिन ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि 22 सवाल आज करा देता हूँ, 21 सवाल कल या परसों कराता हूँ। ठीक है? तो आज बड़ा मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 22 सवाल करा रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि 22 सवाल भी थोड़े बहुत एग्ज़ॉस्टिव थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। सारे के सारे जो बड़े वीडियोज़ होंगे वो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। ये प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी वो बड़ा आपको ना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल बेटा काइनेमेटिक्स का। A ball is dropped, बेटा ड्रॉप्ड मतलब ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर ऑन ए प्लेनेट। बेटा कोई प्लेनेट है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि अर्थ नहीं है, ठीक है? 100 मीटर हाइट से ऐसे फेंक दिया। इन द लास्ट हाफ सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स 19 मीटर। लास्ट के हाफ सेकंड के अंदर इसने 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी टाइम के अंदर इसने 81 मीटर ट्रेवल कर लिया होगा। सो में से 19 निकाल दिया ना, और जो आपका एक तरीके से टी प्लस हाफ सेकंड से इसमें इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझसे क्या पूछ रखा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रखा है इस प्लेनेट के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने यहाँ पर एक बार के लिए जी मान लिया, मुझे जी की वैल्यू निकालनी है। 10 हो ऐसा कंपल्सरी नहीं। यहाँ से यहाँ तक एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ। नीचे को अगर मैं प्लस लिखूं तो ऑफ कोर्स बेटा नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 81, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से तक बड़ा सेम इक्वेशन लगाओ, ज़्यादा अच्छी ही रहेगी ना, है ना? यहाँ से हमें बड़ा फिर भी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन कुछ आ जाएगी, इससे अच्छा यहाँ से लगा दो। यहाँ से यहाँ मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी प्लस हाफ का स्क्वायर। अब वैसे मैं बोल के निकल सकता हूँ कि बेटा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, जी निकालना चाहो जी निकाल लो, टी निकालना चाहो टी निकाल लो, बट ठीक है ऑफ कोर्स यही तो मैथमेटिकल इशू है ना, तो उसी को सोल्व करना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं बेटा, पहले मेरे ख्याल से अपन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके टी निकाल लेते हैं और फिर टी को पुट कर देंगे तो हमारा जी आ जाएगा। जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, मेरे पास बड़ा आराम से आ गया टी प्लस हाफ अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 81। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया। जैसे बेटा मैंने इसका रूट लिया, टी प्लस हाफ अपॉन टी मैंने किया, तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 10/9। मेरे पास कितना आ गया? 9t प्लस 4.5 इज इक्वल्स टू 10t। सॉल्व करते टी की वैल्यू 4.5 या फिर 9/2 आ। इस टी को उठाओ बेटा, या तो इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। ऊपर वाले में मैंने रखा तो 81 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, जी मुझे निकालना है, टी का स्क्वायर बेटा ऑफ कोर्स
81/4, 81 से बड़ा 81 कैंसिल, जी कम्स आउट टू बी SI यूनिट में सब कुछ सोल्व किया तो ऑफ कोर्स 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी बेटा मैथमेटिक्स अच्छी थी, बाकी तो सवाल बेटा बहुत ही ट्रिवियल सा ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, हालांकि बेटा पूछ भी रखा है जी ने कई बार, लेकिन कई बच्चे बेटा ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं। The trajectory of a projectile in a vertical plane is y is equals to alpha x minus beta x square. Of course, it's an equation of parabola mouth opening downwards. x जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल में है, y जो आपके पास वो वर्टिकल में है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट पूछ रखा है। ठीक है, ये मेरे पास अगर y है और मेरे पास अगर ये x है, तो जो प्रोजेक्टाइल है इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। दिस इज y इज इक्वल्स टू अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। ऑफ कोर्स ये 0,0 से पास हुई रहा है। ठीक है, थीटा निकालना तो सबसे आसान है, मतलब सीरियसली आसान है। इसको तो कंपेयर करके काम बन जाएगा। इसको बड़ा आराम से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, बड़ा अल्फा एक्स को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स अल्फा अपॉन बीटा। जैसे मैंने यू लिखा, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से। जैसे मैंने इससे कंपेयर किया, मुझे पता लग गया टेन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है अल्फा। तो थीटा की वैल्यू तो क्लियर हो गई कि थीटा इज ऑफ कोर्स, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑब्वियस tan इनवर्स ऑफ अल्फा। ये बेटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये तो मुझे पता लग गया, tan इनवर्स ऑफ अल्फा। लेकिन tan इनवर्स ऑफ अल्फा भी दो ऑप्शन में है, तो ऑफ कोर्स बेटा मुझे मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे एक बात तो पता लगी कि रेंज की जो वैल्यू है वो अल्फा बाई बीटा है ना। रेंज जो है वो मेरे पास अल्फा बाई बीटा है। तो अगर मेरे पास ये 0,0 है तो मेरे पास ये ऑफ कोर्स अल्फा बाई बीटा कॉमा 0 है। ऑब्वियस बात है बेटा, यहां से तक ये डिस्टेंस मेरे पास अल्फा बाई बीटा है, ये मेरे पास रेंज है। मैक्सिमम हाइट मुझसे पूछ रखी है। मैं अगर पैराबोला में अगर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस अगर अल्फा बाई बीटा है तो ये डिस्टेंस मेरे पास ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 बीटा है। भाई जितने डिस्टेंस ही होगी उसका हाफ ही होगा, पहले हाइट बढ़ेगी बड़ा फिर हाइट घटेगी। मुझे ये मैक्सिमम हाइट पूछिए तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मैक्सिमम हाइट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट भी कब, जब x की वैल्यू अल्फा अपॉन 2 बीटा होगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना रखना है, अल्फा अपॉन 2 बीटा, अल्फा अपॉन 2 बीटा और प्लस का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर था। सॉल्व करते हुए मेरे ख्याल से अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा आ गया। अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन सीम्स बेटर, है ना। नहीं हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल, ठीक है। हालांकि बेटा ठीक है, अक्सर एनटी जो सवाल पूछते हैं न्यूटन लॉ के अंदर वो सिंपल सवाल पूछते हैं, लेकिन कई बार बड़ा कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। लेकिन कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन में भी मैक्स टू मैक्स उसने 2 ब्लॉक वाले सवाल पूछे हैं, उससे टफ वाले सवाल उसने नहीं पूछे। एक बार पूछा जिसमें 3 ब्लॉक भी लगा रखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ कंस्ट्रेंट की इक्वेशन पूछ रखी थी, एक्सेलरेशन से रिलेट कर रखे थे, बाकी कुछ नहीं पूछ रखा था। यहाँ पर फिर बेटा ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने से काम चल जाएगा। The boxes of mass 2 kg and 8 kg are connected by massless string passing over a smooth pulley। ठीक है, 8 kg और 2 kg बड़ा बाकी स्मूथ पुल्ली है, रस्सी बड़ा आपकी मासलेस है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ये 8 kg रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसको ग्राउंड से टक्कर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो बड़ा आराम से कह सकता हूँ हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे कितना 20 सेंटीमीटर, उसको मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ। अगर एक्सेलरेशन पता लग गया तो टाइम पता लग जाएगा। तो मेन काम क्या है, मेन काम है एक्सेलरेशन पता करना। पता करते हैं, लेट्स से कि इस रस्सी में टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ आपके पास टेंशन 2t। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा पुल्ली के ऊपर अगर ये 2t होगी तो बड़ा यहाँ पर टेंशन आपके पास नीचे 2t होगी। दूसरी बात, इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इस पुल्ली का, ये जो पुल्ली है ना, इसके साथ जुड़े हुए ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन भी a ही होना चाहिए। ठीक है, रस्सी के इस पार्ट का एक्सेलरेशन है 0 है ना, तो इस रस्सी के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, वो हम कंस्ट्रेंट से निकाल लेंगे। कैसे, 0 प्लस अननोन, फॉर्मूला होता है याद रखना चाहिए, अपॉन 2
शुड बी इक्वल टू ए। इससे मुझे पता लग गया कि इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a आ गया। इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a आ गया। ये पुल्ली अगर रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ गया। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ गया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ। अब तो सिर्फ और सिर्फ बस है ना न्यूटन्स लॉ लगाने की ज़रूरत है, हमारा काम बन जाएगा। पहले बेटा मैं इस 8 केजी वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूँ। 8 केजी वाले ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ 80, ऊपर की तरफ 2t और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। जो 2 केजी वाला ब्लॉक है बेटा उसको अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले बेटा उस पर नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ बेटा t, 2 केजी बेटा इसका मास है। जैसे बेटा ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वाला ब्लॉक उठ जाएगा। जैसे उठ जाएगा नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा, है ना? ऐसे नहीं कि बेटा आप नॉर्मल एफबीडी में दिखाओ, नहीं नॉर्मल नहीं लग रहा। क्योंकि हम एफबीडी कब की बना रहे हैं? जब ये नीचे आ रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है ऑफ कोर्स उस टाइम पर ये ग्राउंड से अपना कॉन्टैक्ट छोड़ चुका है, अब कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। तो इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ हमारे पास 2। बस बेटा हो गया। इसका एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स है नीचे, नीचे की तरफ फोर्स है 80 माइनस 2t। 80 माइनस 2t शुड बी इक्वल टू 8 इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ तो नेट फोर्स होना चाहिए ऊपर की तरफ फोर्स है t माइनस 20। t माइनस 20 शुड बी इक्वल टू मास, बड़ा मास है इसका 2, एक्सेलरेशन है इसका 2 है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे टेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से पहली वाली इक्वेशन के अंदर दूसरी वाली इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्योंकि 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर 2t आ जाएगा, 2t बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो 80 माइनस 40 बेटा कितना आ गया 40 शुड बी इक्वल टू 8 प्लस 4 तो बेटा ये डबल से मल्टीप्लाई करो तो 8 और आ जाएगा, 8 प्लस 8 इंटू 8। एक्सेलरेशन की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई शायद 20/8 बेटा कितनी 10/4 या बेटा ऑफकोर्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका, इसी का चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ना इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं तो बड़ा इसका फिर a/2 होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। मुझे तो इसका एक्सेलरेशन चाहिए था तो मैं जानबूझ के इसी का एक्सेलरेशन ए मानता हूँ, जिससे मेरे से सिली मिस्टेक ना हो ना। अदरवाइज कई बार बच्चा क्या करता है कि एक्सेलरेशन निकालना इसका है और इसका ए मान लेगा। अगर इसका ए मानेगा तो बड़ा ये a/2 होगा, तो आखिर में वो एक बाई 2 का फैक्टर वो भूल जाता है कई बार। तो मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ जरूरत पड़ती है ना उसी को ही मैं मान उसी की टर्म्स में सारी चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बड़ा कितना 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 बड़ा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 अपॉन बड़ा कितना 5। हाँ बड़ा ऊपर बड़ा 10 से मल्टीप्लाई कर दो बड़ा मेरे पास ये 5 इंटू 2 आ जाएगा, है ना? बड़ा 2 से 2 बड़ा कैंसिल, आई थिंक टी कम्स आउट टू बी 2/, रूट निकालना 2/5 इज ऑफ कोर्स बड़ा व्हाट 0.4 सेकंड्स। सो फोर्थ ऑप्शन सीम्स गुड टू। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है। ये सबसे पहले बेटा एक बार ना एडवांस के अंदर पूछा गया था, उसके बाद है ना ये सवाल कई बार मेन में आ चुका। सबसे पहली बार बेटा ये एडवांस के अंदर आया था। और किसी बड़ा अगर टॉपिक ना आया तो मैं बता दो, एंगल ऑफ रिपोज टॉपिक है, उसको अगर रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर सकते हो, उसका सवाल है। बस दिक्कत क्या है कि ना बच्चा सवाल पढ़ते वक्त है ना समझ नहीं पाता कि ये एंगल ऑफ रिपोज का सवाल। अगर सवाल पहले से कर रखा है तो समझ जाएगा, अदरवाइज इतना चमकता नहीं ना। मैं समझाता हूँ। ब्लॉक है बड़ा मास m है, इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन एज y इज इक्वल्स टू x² by 4। कोई बड़ा सरफेस है, वैसे y इज इक्वल्स टू x² by 4 ऐसे पैराबोला शेप में बड़ा कोई ना कोई सरफेस बनी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, उस पर बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। बिना स्लिप हुए ये ब्लॉक जो है बड़ा मैक्सिमम कितनी हाइट तक बड़ा इस सरफेस पर रह सकता है। सोचते हैं बड़ा ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस। हमारे पास जो सरफेस है, जो रफ सरफेस है पैराबोला शेप पैराबोलिक शेप में, वो ऐसी। दिस इज योर y इज इक्वल्स टू x² by 4। हमने इसके ऊपर कोई ना कोई ब्लॉक रखा, लेट से बड़ा मैंने यहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉक रखा ना, m मास का कोई ना कोई ब्लॉक रखा। ठीक है? अगर मैंने ब्लॉक रख दिया तो इस ब्लॉक पर कौन से फोर्सेज हैं? तो सबसे पहले तो mg इस इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन का क्या होता है इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस के द्वारा लगाया गया नॉर्मल mg, और ऑफ कोर्स फ्रिक्शन भी लगेगा, स्टैटिक लगेगा अगर नहीं गिर रहा तो। इसको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने ना यहाँ पर ऐसे एक टेंजेंट खींच दिया।
एंड लेट्स से कि ये वाला जो टेंजेंट है ना, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और mg अगर ऐसे लग रहा है, तो mg के 2 कंपोनेंट आएँगे। mg के बेटा 2 कंपोनेंट आएँगे, ये हमें याद रहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास आएगा mg का cos थीटा और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बेटा मेरे पास आएगा mg का sin, इज़न्ट इट? और इस mg sin थीटा के कारण ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होना चाहेगा, ठीक है नहीं? जैसे ही स्लिप होना चाहेगा, इस पर ऊपर की तरफ है ना कोई फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। और हम जानते हैं बेटा अगर नहीं गिर रहा तो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू योर स्टैटिक फ्रिक्शन, इज़न्ट इट? सो इट मीन्स दैट कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, पक्की बात है कि ये mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है, तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज किया है, सवाल नहीं किया, सवाल तब करें। अब सवाल में मुझसे क्या पूछ रहा है कि मैं मैक्सिमम कितनी हाइट पे रख सकता हूँ? तो पहले ये सोचो कि मैक्सिमम हाइट पे रखने में दिक्कत क्या है? इनफाइनाइट पे क्यों नहीं रख सकता? तो बच्चा बोलेगा सर जैसे-जैसे मैं मान लो कि इसको और ऊपर रखता हूँ और ऊपर रखता हूँ, वैसे ही स्लोप बढ़ेगा, है ना? जैसे मैं ज़्यादा हाइट पे रखूँगा, वैसे ही ऑफ कोर्स थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा, तो ये जो नीचे की तरफ mg का जो कंपोनेंट लग रहा है ना, थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा। sin थीटा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये जो mg sin थीटा है ना, ये बढ़ेगा और mg sin थीटा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इसको बैलेंस करने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो भी लगातार बढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ के इनफिनिट हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो एक लिमिटेड औकात होती है, वो उसको पार नहीं करता, है ना? वो उस औकात को क्रॉस नहीं करता एंड दैट औकात इज़ नोन एज़ आई थिंक लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा ना, उस टाइम पर mj sin थीटा को जो बैलेंस कर रहा होगा ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इज़न्ट इट? तो कभी न कभी ऐसा होगा। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ। जिस बच्चे को एंगल ऑफ रिपोज़ पता है ना, वो तो सीधा एंगल ऑफ रिपोज़ से कर लेगा सवाल। मैं तो एंगल ऑफ रिपोज़ तक पहुँचने की भी कहानी बता रहा हूँ कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तो जब मैं मैक्सिमम हाइट पर पहुँचूँगा ऐसे, उस टाइम पर बेटा कुछ न कुछ मैंने यहाँ पर टेंजेंट खींचा, बेटा ये जो टेंजेंट है बेटा लेट्स से कुछ न कुछ एंगल बना रहा है थीटा नॉट, ठीक है? इस टाइम पर mg के बेटा कौन से कंपोनेंट हैं? इधर की तरफ बेटा तेरे पास mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा नॉट। इस तरफ बेटा तेरे पास कंपोनेंट आ रहा होगा mg sin थीटा नॉट। बेटा इधर की तरफ आपके पास आ रहा होगा नॉर्मल और इस mg sin थीटा नॉट को बैलेंस करने के लिए ऐसे लग रहा होगा बेटा तेरा फ्रिक्शन और वो भी कौन सा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा ऑफ कोर्स म्यू इनटू एन, इज़न्ट इट? अब बच्चा रेडी है सवाल करने के लिए कि बस सर मैं इसके और ऊपर नहीं ले जा सकता, और ऊपर ले जाऊंगा तो mg sin थीटा और बढ़ जाएगा और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो नॉर्मल और mg cos थीटा नॉट एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए। mg cos थीटा नॉट और नॉर्मल की बेटा वैल्यू आपके पास बराबर आनी चाहिए, ठीक है? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर देखें तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा नॉट बैलेंस कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और mg sin थीटा नॉट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल और नॉर्मल की बेटा मेरे पास वैल्यू है mg cos थीटा नॉट। mg बेटा कैंसिल और यहां से बेटा मेरे पास बड़ा आराम से आ गया tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू। ये वाली बात मैंने पूरी की पूरी जो बात बताई है, ये मैंने एक तरीके से फ्लो ऑफ थॉट्स बताया है। अदरवाइज जो बच्चा बहुत स्मार्ट, स्मार्ट छोड़ो, जो बच्चा मेहनती है, उसने ये वाला सवाल पहले से देख रखा है। उसने या तो बेटा कहीं न कहीं टेस्ट में देख रखा है, शीट में देख रखा है, डीप में देख रखा है, उसने सवाल देख रखा है पहले से। उसको पता है कि tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू, इस एंगल थीटा नॉट को ही एंगल ऑफ रिपोज़ बोलते हैं और ये मुझे पढ़ा रखा है। अब बच्चा बोलेगा सर मैं पर ये थीटा नॉट कैसे निकालूँ? बेटा किसी भी कर्व के अंदर tan थीटा नॉट कैसे निकालते हैं? tan थीटा नॉट इज़ ऑफ कोर्स बेटा व्हाट dy बाय dx, इज़न्ट इट? और dy बाय dx बेटा मेरे ख्याल से इसको ज़रा डिफरेंशिएट करना, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी x बाय 2 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है? आई थिंक बेटा x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 म्यू, ठीक है ना? म्यू बेटा मेरे ख्याल से 0.5 दे रखा है, तो आई थिंक बेटा x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। x की बेटा वैल्यू 1 आ गई, मुझे x कोऑर्डिनेट थोड़ी पूछा है, बेटा मुझसे तो हाइट पूछी है। x कोऑर्डिनेट अगर आपके पास बेटा 1 है, तो बेटा y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट होगा बेटा ऑफ कोर्स 1 का स्क्वायर बाय 4, बेटा 1 का स्क्वायर बाय 4 दैट कम्स आउट ऑफ कोर्स 1 बाय 4।
तो मैंने थोड़ा-सा जिस बच्चे ने बेटा ठीक है जो बच्चा बेसिक से सोच रहा है, जो ये वाला सवाल नहीं कर गया है, उसके लिए चेन ऑफ थॉट्स क्या होंगे वो मैंने बताने की कोशिश की है। अदरवाइज़ तो ठीक है बेटा बिल्कुल एकदम सिंपल सा ही सवाल था अगर एंगल ऑफ रिपोज़ अगर क्लिक करता है तो। अच्छा सवाल है ए बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोवेस्ट पोजीशंस आर इक्वल। सवाल समझने में होता है किसी को इश्यू। मैं पहले सवाल समझा देता हूँ। ये मेरे पास लेट्स से बेटा कोई वर्टिकल लाइन है और कोई थ्रेड है जिसको मैंने ऐसे किसी एंगल थीटा नोट थीटा पे रखा हुआ है, ठीक है? इसके साथ बेटा ऑफ कोर्स कोई ना कोई बॉल सस्पेंडेड और बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया। बॉल बेटा रेज़ होते नीचे आई और नीचे आते-आते कभी न कभी यहाँ कहीं पे आपकी बॉल पहुँच गई। सवाल में ये कह रखा है कि ये जो एक्सट्रीम पोज़ीशन है और जो लोवेस्ट पोज़ीशन है, इन दोनों पॉइंट्स पर इस बॉल के पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, वो सेम। कितनी प्यारी लैंग्वेज बना रखी है। इसने ये भी नहीं कहा कि एक्सेलरेशन सेम बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शंस मे बी डिफरेंट। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सोचते हैं, ये पक्का है कि ये वाला पार्टिकल ऐसे मोशन जो कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पर जब पार्टिकल को रिलीज़ किया, मतलब बॉल को जब रिलीज़ किया, तो स्पीड तो है नहीं। स्पीड नहीं है, तो इस टाइम पर जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है v स्क्वायर अपॉन रेडियस, वो तो नहीं लग रहा, तो वो तो 0 है। मैं इसकी बेटा लेंथ एक बार के लिए l मान लेता हूँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? m मास की बॉल पर बेटा इस तरह से mg लग रहा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा, मैं रस्सी की लाइन को ऐसे आगे खींच दूँ, तो दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। इधर की तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। इधर की तरफ मेरे पास कंपोनेंट आएगा mg का sin थीटा और ऑफ कोर्स ऐसे मेरे पास आएगा टेंशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये मैं कन्विंस कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ अब कौन-सा रास्ता बचा? यार हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, तो टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स कौन है? ऐसा फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा हो दैट इज़ ऑफ कोर्स mg sin थीटा। टेंजेंशियल फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा जैसे मास से मास कैंसल किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास वैल्यू आ गई है g sin थीटा। This is not only the tangential acceleration, this is also the net acceleration because centripetal is of course 0। तो ये तो हो चुका। अब यहाँ से चलते पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन पहुँचा। इस पार्टिकल के पास लेट्स से इस टाइम पर वेलोसिटी v, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ mg है। क्या आपको अब इस पार्टिकल पर ऐसा कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, जो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी की तरफ हो? आप बोलोगे नहीं सर, टेंशन और mg दोनों रेडियल नॉर्मल डायरेक्शन में है। सारे के सारे फोर्सेस रेडियल नॉर्मल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब इस इंस्टेंट पर किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस टाइम पर कौन-सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ होगा। और ये जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं बट ऑफ कोर्स इट इज़ v स्क्वायर अपॉन l। v कैसे निकालेंगे? v ऑफ कोर्स बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। हमारा ये जो पार्टिकल है, ये बेटा कितना नीचे आ गया? ज़रा देखना। मेरे ख्याल से अगर ये लेंथ है l, तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ हो जाएगी l cos थीटा। इस टोटल लेंथ l में से अगर मैंने l cos थीटा को माइनस किया, तो ये लेंथ मेरे पास आएगी l माइनस l cos थीटा। The loss in potential is of course mgl 1 minus cos theta. This loss in potential should be equal to gain in kinetic। यहाँ जीरो थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ एम वी स्क्वायर मान ली, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू आ गई है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। और यही बड़ा हमारा ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये इस पोजीशन पर ना केवल आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बल्कि यही आपका नेट एक्सेलरेशन। और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन है आपके पास g sin थीटा और यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगेन मैथमेटिक्स भी आ रही है बेटा, ठीक है, मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन भी आ रही है, हालांकि इतनी आसान आ रही है कि हर बच्चा कर लेता है, बट ठीक है आ रही है। मेरे पास यहाँ से बेटा g से g आपका कैंसिल, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। आपके पास बेटा ये एक 2 से 2 गायब हो गया,
एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 गायब हो गया और मेरे पास बड़े आराम से आ गया। मैं इसको अगर इधर की तरफ ले जाऊँ, हाफ इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। यहाँ से मेरे पास थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ हाफ। यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये बड़ा मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ। और आई थिंक बड़ा ऑप्शन नंबर 2 सीम्स गुड टू मी, है ना? ठीक है, और भी बड़ा मैथमेटिकली बढ़िया। tan इनवर्स में तो बड़ा ठीक है, मैंने निकाल दिया क्योंकि ऑप्शंस ऐसे थे। cot इनवर्स में पूछ सकते हैं, sin इनवर्स में पूछ सकते हैं, किसी और फ्रेम के अंदर भी, मतलब किसी और फॉर्मेट के अंदर भी पूछ तो सकते हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट इज, ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट पावर सोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। थोड़ा सा ऑफ कोर्स बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन तो हो ही गया। हमारे पास ये बड़ा कोई ना कोई ब्लॉक है, ये सिर्फ सामने की तरफ मूव कर रहा है, इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि उसका पावर कांस्टेंट है। हालांकि इस सवाल की बेटा पहले बोल दूं कि लैंग्वेज थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अगर आप सवाल को थोड़ा सा बारीकी से अगर देखोगे ना तो आपको इनकम्प्लीट लगेगी। ऐसा ऊपर ऊपर से अगर मान लो कि एक्चुअल में अगर जेईई में अगर बच्चा अगर सवाल कर रहा है ना, तो वो तो ऑफ कोर्स आंसर निकालने बिजी होता है, वो बहुत ज्यादा बारीकी इतना सोचता नहीं, तो आपको इतनी दिक्कत आती नहीं है ऐसे सवाल में ना। इस फोर्स का जो पावर है ना वो कांस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनली है, थोड़ा फोर्स और वेलोसिटी में दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मान रहा हूं। ठीक है, पावर हम जानते हैं बेटा क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमारे पास आ गया पावर इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स इंटू वेलोसिटी। और हमारे पास ये बड़ा बड़े आराम से मुझे कांस्टेंट दे रखा है। मास बड़ा फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में दो स्टाइल से लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूँ और एक्सेलरेशन में ऑफ कोर्स v du बाई ds भी लिख सकता हूँ। मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ चाहिए होता तो बड़ा वैसे लिखता। मैं सोच रहा हूँ कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता हूँ, फिर वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट और करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। दैट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, बट लेट्स से कांस्टेंट कम्स आउट टू बी k। यहां से मेरे पास बड़े आराम से आ गया v dv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन मास इनटू dt। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बोलना चाहिए था सवाल। ठीक है, किसी भी टाइम t पर बड़ा लेट से बड़ा वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v। वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बड़ा, वी डीवी का इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई 2 के बाई एम इंटू टी। ले बेटा मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 k बाई एम इंटू बड़ा ऑफ कोर्स टी की पावर हाफ। कूल। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैन रिटन एज ds बाई dt। dt को बड़ा ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया ds इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 k m अपॉन टी की पावर हाफ इंटू बड़ा dt। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो है बड़ा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, किसी भी टाइम t पर बड़ा लेट से डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी s। सॉल्व करते मेरे पास आ गया s इज इक्वल्स टू बड़ा रूट ऑफ 2 k बाई एम। टी की पावर बड़ा हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2 अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 3/2। मुझे जो बाकी कांस्टेंट्स वगैरह बेटा इनमें कोई खास ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2 में ही मेरा इंटरेस्ट। तो दैट कम्स आउट विद ऑप्शन नंबर 3। बड़ा कूल, इजी। मैं एक छोटी सी बात बेटा इसमें अंदर आपको थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, बड़ा ठीक है। इसमें एक बड़ा किसी और तरीके से अगर सोचना चाहो बिल्कुल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसके अंदर। जैसे कोई बच्चा ऐसा कह सकता है सर मैं एक तरीके से और सोच सकता हूँ। मैंने पूछा कैसे, वो बोलेगा देखो सर पावर अगर कांस्टेंट है ना, तो पावर अगर कांस्टेंट है तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूँ किसी भी टाइम पर वर्क डन होगा P इंटू टी। ये तो ने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व किया ना। अगर कोई बच्चा कहते कि सर मैं ऐसे कर दूं कि मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन सीधा लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम। वैसे P इंटू डी टी लिखना चाहिए, लेकिन मैंने P इंटू टी क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर कांस्टेंट है ना बेटा, पावर तो कांस्टेंट है कि नहीं। और बड़ा पावर अगर कांस्टेंट है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स P इंटू टी। एंड पावर क्या होता है बड़ा, पावर ऑफ कोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बड़ा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर होता है
तो इट शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, isn't it? बड़ा इनिशियल स्पीड बड़ा 0 मान रहा हूँ। यहाँ से आप बड़ा देख सकते हो मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू बड़ा t की पावर हाफ। मैंने इससे लिखा ना बेटा, 2 चला गया ऊपर, m आ गया। वेलोसिटी को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ बेटा, वेलोसिटी को मैं अगेन लिख सकता हूँ ds अपॉन dt, बेटा dt को ऊपर लेके गया, वापस से इंटीग्रेट कर दूंगा, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करूंगा, वापस क्या आएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ऐसे भी कोई बच्चा अगर सोचना चाहे सोच सकता है। अच्छा सवाल बेटा, बढ़िया सवाल है ना। अगेन इस तरह के सवाल करने में वैसे सवाल तो आसान होता है, लेकिन पहला थॉट इतनी आसानी से नहीं आता, और कई बार बच्चा डायग्राम वायग्राम बनाने में थोड़ा-सा हेस्टी हो जाता है। मैं आराम से इत्मीनान से डायग्राम बना के किस तरह से बड़ा बिल्कुल साफ-साफ करना है वो करके दिखाता हूँ, है ना? इस तरह के सवाल को करने के लिए ना थोड़ी-सी थॉट्स की जो क्लैरिटी है ना, और या फिर जो बड़ा रफ वर्क के लिए जो शीट मिली हुई है उसको किस तरह से यूज़ करना है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इस तरह के सवाल में हल्का-सा टैकी किया, है ना? कुछ भी 1-2 लाइन मिस की, है ना? तो सवाल यूँ आने आंसर आने वाला होता है और वो टाइम लगा देता है। एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, मेड ऑफ थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इज सस्पेंडेड विथ स्प्रिंग एज शोन। बेटा किसी रस्सी से बांध रखा है। ए बी और बी सी बराबर है, एल शेप्ड है बेटा, ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं और दोनों बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है। द एंगल मेड बाय ए बी विद द डाउनवर्ड वर्टिकल, ये जो ए बी है ना, इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि जहां से आपने हिंज कर रखा ना, मतलब जो रस्सी आपने बांध रखी है, इस पूरे अरेंजमेंट का सेंटर मास उसके नीचे आएगा। सीधी सी बात है भाई, जहां कहीं से हिंज कर रखा है ना, इस पूरे अरेंजमेंट का सेंटर मास उसके नीचे आना चाहिए। अगर सेंटर मास उसके नीचे नहीं आएगा ना, तो उस एम जी का टॉर्क आ जाएगा और वो टॉर्क उसको वहां पर लाने की कोशिश करेगा। तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई जो पूरी की पूरी एल शेप का सेंटर ऑफ मास है ना, बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। बाकी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं एक बार ये एल शेप्ड ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों बड़ा बराबर है। मैं नाम भी लिख, ये मेरे पास ए, ये बड़ा मेरे पास बी, मेरे पास ये सी। तुम तो ये पता करो कि इस पूरे अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। ये एम मास है, एल लेंथ है, सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच, isn't it? ये एम मास है, एल लेंथ है, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बीचों बीच। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर एल/2, दिस इज योर एल/2। अब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दोनों बराबर और मास है। और अगर दोनों अगर बराबर बराबर अगर मास है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बेटा बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ कहीं होना चाहिए तो दिस मस्ट बी योर L/4, दिस मस्ट बी योर L/4। ये आपका सेंटर मास होना चाहिए, वो सीधी सी बात। बाकी बातें बेटा चलती रहती है, सेंटर मास यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होना चाहिए, इस सेंटर ऑफ मास का इस ए बी के साथ एंगल कितना है, मुझे इस एंगल में बड़ा इंटरेस्ट है। लेट्स से दिस एंगल कम्स आउट विद थीटा, मैं बड़ा आराम से लेता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, बड़ा परपेंडिकुलर तो है ऑफ कोर्स L/4 अपॉन बेस, बड़ा बेस ये कितना है, बेस देख लो L/2 ये रहा, L/4 ये रहा, दैट इज 3L/, आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 1/, मेरे ख्याल से तो यही आंसर है। समझदार बच्चों को आगे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है कि यही आंसर है। जिस बच्चे को बड़ा आंसर भी नहीं समझ में आया, बताता हूँ कि क्या क्या जुगाड़ है बड़ा आपके पास। आपके पास बड़ा ये रॉड ऐसे, व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट बड़ा रॉड ऐसे, रॉड ऐसे, बड़ा रॉड ऐसे, यहाँ से बड़ा आपने हिंज या स्ट्रिंग कर रखी है, और जो सेंटर ऑफ मास था बेटा वो आपका यहाँ कहीं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ कहीं आना चाहिए। और अगर बेटा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा है बेटा, ये आपके पास ए रहा, ये रहा बी, इस ए बी का सेंटर ऑफ मास और इसको जोड़ने वाले लाइन के साथ ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा तो सेम, यही। ठीक। तो किसी बच्चे ने आराम से अगर डायग्राम बनाया तो उसको खट से दिख जाएगा कि कैसे आंसर। आगे चलें। नेक्स्ट इज, यार थोड़ा अच्छा सवाल है, एंड वैल्यूज थोड़ी सी बढ़िया है इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया।
वैल्यूज थोड़ी सी अगर मान लो कि इधर उधर होती ना तो क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी टफ। Particle of mass m is dropped from height h above the ground. At the same time, another particle of same mass is thrown vertically upwards from ground with a speed of root 2gh. If they collide head on, completely inelastically, आते हैं, टकराते हैं, चिपक जाते होंगे. The time taken by the combined mass to reach the ground. ठीक है, combined mass को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले बेटा हमने एक पार्टिकल एच हेड से रिलीज किया है, दूसरा पार्टिकल हमने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है यहां से, कितनी स्पीड से? रूट 2gh। यहां से अब तक का सेपरेशन मेरे पास h। ये दोनों आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे। चिपक के टाइम कितनी वेलोसिटी होगी वो मैंने निकालना इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि वो जो चिपकने के बाद जो कंबाइंड मास है वो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे टकरा। पहले पता करते हैं कि दोनों कब टकराते हैं। कब टकराने के लिए मेरे ख्याल से रिलेटिव मोशन से तो एक लाइन में आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 0। इसके पास वेलोसिटी 0, इसके पास वेलोसिटी रूट 2gh, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है रूट 2gh। रूट 2gh वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है नहीं। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए टक्कर के लिए? h होना चाहिए। तो टाइम कम्स आउट टू बी रूट ऑफ h अपॉन 2g। इतने टाइम बाद दोनों में टक्कर होगी, ठीक है। इतने टाइम बाद दोनों कहां पर होंगे? तो बच्चे बोलेंगे सर ये कहां पर होगा, ये तो पता कर लेता हूं। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस नीचे होगा। कितना डिस्टेंस नीचे होगा? हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम बेटा मेरे पास आ गया h अपॉन 2g, तो दैट कम्स आउट टू बी h/4। तो ये h/4 पे होगा। ये बेटा ऑफ कोर्स यहां से यहां तक 3h/4 चल जाएगा। ये जब h/4 चलेगा, इसके पास वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, दिन दिखाता हूं। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी ऐसे नीचे की तरफ। कितनी वेलोसिटी होगी इसके पास? बेटा वेलोसिटी होगी रूट 2gh। h कम्स आउट टू बी h/4। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी रूट gh/2। टू बेटा रूट के अंदर ही। इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? ये जाएगा 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 जाएगा, टकराएगा। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। कितनी होगी? ये वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा यहां से यहां तक v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s लगा दूं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बेटा 3h/4 है। बेटा ये कितना आ गया? आई थिंक बेटा कितना आ गया बेटा? 4 माइनस 3, आई थिंक बेटा gh/2। v की वैल्यू आ गई है रूट gh/2। इसके पास बेटा वेलोसिटी आ गई है रूट gh/2। इस m मास के पास पार्टिकल के पास भी बेटा वेलोसिटी नीचे की तरफ रूट gh/2। इसके पास भी बेटा वेलोसिटी रही है रूट gh/2। दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, सॉरी सेम स्पीड है। एक के पास वेलोसिटी नीचे है, एक के पास वेलोसिटी ऊपर है। थैंक गॉड दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई। इस कारण से दोनों का मोमेंटम भी मैग्नीट्यूड में सेम आ गया, है ना। तो इस कारण से मैं अब तो खैर कई बच्चों ने मन में सोचना स्टार्ट भी कर लिया होगा। तो दोनों पार्टिकल आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और आकर टकरा कर चिपक कर 2m मास बनकर बेटा इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अचानक से हो जाएगी 0। यहां पर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ग्रेविटी के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद। जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में ग्रेविटी जैसे नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की प्रेजेंस के बावजूद हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये 0 किसी को ना समझ में आया बेटा मैं बताता हूँ ना। एक काम करते हैं, किसी एक साइड को बेटा प्लस, किसी एक साइड को माइनस। इस m मास के पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ रूट gh/2, ये इसका मोमेंटम। इस m मास के पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी है नीचे की तरफ रूट gh/2, तो इसके पास बड़ा मोमेंटम है माइनस m इंटू रूट gh/2 शुड बी इक्वल टू, दोनों आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे तो 2m हो जाएंगे, बेटा वेलोसिटी हो जाएगी v। जैसे बेटा आप देख पा रहे हो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो v कम्स आउट टू बी 0। बेटा वेलोसिटी हो गई 0। जैसे बेटा वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन g तो लग रहा है नीचे, और अगर g नीचे लग रहा है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? बच्चा बोलेगा सर अगर वेलोसिटी 0 ही है फिर तो यहां से यहां इस 2m मास को गिरने में टाइम लगेगा रूट
2h अपॉन जी। बस बेटा यहाँ से तक की हाइट h नहीं है, बेटा कितनी है 3h/4 है। आई थिंक बेटा दिस आंसर कम्स आउट टू बेटा कितना 3/2h/g। ये बेटा मेरे पास टाइम की वैल्यू, ठीक है। अगर बेटा दोनों के मोमेंटम कैंसिल ना कर दें, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ना कुछ मोमेंटम बचता, कुछ ना कुछ मोमेंटम बचता, तो इस 2m मास के पास में कोई ना कोई वेलोसिटी बचती ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बेटा फिर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला √2h/g नहीं लगा पाते, फिर हमें s = ut + ½ लगाना पड़ता। दैट वुड हैव बीन इवन मोर टफर क्वेश्चन। बेटा आंसर आ गया और √3/2 टाइम्स h/g। बेटा मुझसे पूछ रखा है इन यूनिट्स ऑफ √h/g। तो इन यूनिट्स ऑफ √h/g का मतलब कि भाई हाउ मच टाइम्स √h/g आंसर आ रहा है। तो आंसर कम्स आउट बी √3/2 टाइम्स, बट आई थिंक आंसर शुड बी द फोर्थ वन। अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर एज सिग्मा इज इक्वल्स टू a प्लस बी आर। जैसे जैसे बेटा मैं डिस्क में दूर जा रहा हूँ बेटा, वैसे वैसे लगातार सिग्मा चेंज हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब अगर मेरे पास ये अगर डिस्क है ना, तो इसके सेंटर से गुजरने वाली ये जो एक्सिस है, इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। निकाल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा, मैं इसके आगे वाला सवाल कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा है, इसलिए बेटा कर रहा हूँ। दोनों सवाल सेम ही है, सिर्फ वो सिर्फ सिग्मा का जो एक्सप्रेशन है ना वो डिफरेंट है, इसलिए बेटा मैं सिर्फ दूसरा वाला सवाल कर रहा हूँ। दूसरा वाला सवाल थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा टफर काइंड का है, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। उसके लिए बेटा मुझे ऑफकोर्स एम भी निकालना पड़ेगा, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। बस सिग्मा का एक्सप्रेशन चेंज है, बाकी बेटा सारी कहानी बिल्कुल सेम है। सर्कुलर डिस्क नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट और है कि इसमें बेटा है ना कैविटी भी है, ठीक। सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस बेटा बी है, होल है जिसका रेडियस मेरे पास ए है, कंसेंट्रिक होल है। मास पर यूनिट एरिया सिग्मा जो है, मुझे सिग्मा नॉट अपॉन आर दे रखा है, सिग्मा नॉट इज सम कांस्टेंट, तो सिग्मा इज सिंपली गिवन एज सिग्मा नॉट अपॉन आर। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। बेटा सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है, इसके बाद मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्क इनटू के स्क्वायर। ये के हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो मुझे आई भी निकालना पड़ेगा और मुझे ऑफ कोर्स बेटा एम भी निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, बड़े आराम से निकालते हैं। जो मेरे पास इनर रेडियस है वो मेरे पास ए है, जो आउटर रेडियस है मेरे पास वो बी है। सारा का सारा जो मास है बेटा वो यूं फैला हुआ है। ये ए है, ये मेरे पास बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? यहां से आप आर डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे आप एक रिंग वाइज कोई ना कोई कट लगाइए, फिर आर प्लस डी आर पे एक कट और लगाइए। आपके पास ऐसे एक एलिमेंटल रिंग बन जाएगी ऐसे। मैंने कोई बड़ा सुंदर डायग्राम तो नहीं बनाया, जिसकी थिकनेस है डी आर। दिस इज अवर एलिमेंटल रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एलिमेंटल रिंग का मास लिखना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे यहाँ पर मास लिखना इंपॉर्टेंट है। इसका मास होगा सिग्मा, आर डिस्टेंस की दूरी पर बड़ा सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा नॉट इनटू आर, मल्टीप्लाई बाय इसका ये वाला शेडेड वाला एरिया। शेडेड वाला बेटा एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है 2 पाई आर, बेटा विड्थ है डी आर। बेटा आर से आर कैंसिल, आई थिंक बेटा मेरे पास आ गया दैट इज 2 पाई सिग्मा नॉट इनटू डी आर। ये बेटा मेरे पास डीएम आ गया। मुझे अगर मास निकालना होगा बेटा मैं ऑफ कोर्स इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन आर कहां से कहां तक वेरी करूंगा बेटा? ए से लेके बी तक, क्योंकि ए के अंदर तो मास है ही ना। ए से लेके बी तक, 2 बाहर, पाई बाहर, सिग्मा नॉट बाहर, डी आर का बेटा इंटीग्रेशन आर आएगा, लिमिट लगाओगे तो बेटा ऑफ कोर्स बी माइनस ए। ये मेरे पास मास आ गया। लेकिन मुझे सिर्फ मास थोड़ी निकालना, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? इस एक्सिस से अगर डीएम मास अगर आर डिस्टेंस दूर है, तो इस रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, और वो आता है छोटा सा मास इनटू बेटा ऑफ कोर्स रेडियस का स्क्वायर। ये छोटा सा मास कितना है बेटा? ये छोटा सा मास है मेरे पास 2 पाई सिग्मा नॉट इनटू डी आर। बेटा एक आर स्क्वायर भी है। मुझे अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा ऑफ कोर्स ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लूंगा और इंटीग्रेट दूंगा।
2 बाहर, पाई बाहर, सिग्मा नॉट बाहर, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक करना है? तो बच्चा बोलेगा सर ए से लेके बी तक करना है। तो ए से लेके बी तक करना है। मेरे पास बड़ा बड़ा आराम से आ गया, दैट इज 2 पाई सिग्मा नॉट, बड़ा ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन बड़ा क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। मेरा बड़ा मोस्टली काम तो बन चुका है। मैंने क्या बता रखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम इंटू के स्क्वायर। बड़ा मास कितना है? 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू बी माइनस ए इंटू के स्क्वायर। बड़ा क्या क्या कैंसिल हुआ? मेरे ख्याल से 2 पाई सिग्मा नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट बड़ा मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया। के स्क्वायर की बड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई, बड़ा कितनी आ गई? 3 टाइम्स बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। बड़ा एक बार एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं, है ना? बड़ा ठीक है, यही आ गया बड़ा, और क्या है? मेरे पास बड़ा, ओ सॉरी, बड़ा मुझे के ने क्या निकालना था? बड़ा मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना था ना, ओ सॉरी बड़ा 3 नीचे, बड़ा 3 नीचे ना, बी क्यूब माइनस, ठीक है ना? मेरे पास बड़े आराम से ये ऑप्शन बन गया, बड़ा 1/3 बड़ा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स बी माइनस ए। बी क्यूब माइनस ए क्यूब कैन रिटर्न एज बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बड़ा आपका बी माइनस बी ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो चौथा वाला आंसर बड़े आराम से आंसर। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट इज एक बड़ा आरबीडी का सवाल और है, अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा मतलब बेसिक से सोचना है। ए मॉप क्लीन ए फ्लोर, बड़ा मॉप क्लीन मतलब पोंछा लगाने वाला अरेंजमेंट है ना? और पोंछा जैसे सर्कुलर शेप का है, और उस सर्कुलर शेप का जो पोंछा है ना, उसमें अपन ऐसे फोर्स लगाते हैं यू करके, है ना? तो वो पोंछा ऐसे से घूम रहा है, पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। A cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically downwards with total force F, or rotating with constant angular speed about its axis। ठीक है, और वो कांस्टेंट ओमेगा से बड़ा वो पोंछा घूम रहा है, और हमने फोर्स लगा रखा है ऐसे उसके ऊपर F। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो F के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि मॉप जो है ना उसका कोई मास वगैरह दे नहीं रखा। इफ द फोर्स F इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप, सारा सारा जो फोर्स है बड़ा उस R रेडियस के जो पोंछा है उस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा म्यू है। द टॉर्क अप्लाइड बाय मशीन ऑन द मॉप, मॉप पर मशीन ने कितना टॉर्क लगाया, बड़ा मुझसे ये पूछा है। बड़ा ही मेरे पास मॉप है, पोंछा है, इसका रेडियस बड़ा मेरे पास इस तरीके से आर है, इसे डिस्क टाइप अपन को मानना है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ऑफ कोर्स नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब नेट टॉर्क अगर जीरो होना चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि नीचे वाला फ्लोर अगर रफ है, तो अगर ये ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पर फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे आएगा, तो जरूर पक्की बात है कि मशीन ने उतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया होगा। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बात बोलनी है, मुझे तो ये बोलना है कि टॉर्क ड्यू टू मशीन इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड में। तो मुझे तो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है, एंड फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना आसान है। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर ये सारा का सारा मोप अगर ऐसे अगर घूम रहा है, तो फ्रिक्शन पूरे के पूरे मोप पर ऐसे लग रहा है, और हर जगह कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। कुछ फ्रिक्शन नजदीक लग रहा है, कुछ दूर लग रहा है, कुछ नजदीक लग रहा है, कुछ दूर लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कर लेंगे इंटीग्रेट। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाएंगे, और ऐसे कोई ना कोई ऐसे डी आर थिकनेस का एक एलिमेंटल रिंग ले लेंगे। अब ध्यान से सुनो, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, वो कुछ कुछ ऐसे लग रहा होगा, थोड़ा फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। वो फ्रिक्शन होगा कितना? वो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? आपने एफ से पुश किया, तो नॉर्मल तो एफ ही बेटा, ठीक है। देन वो एफ तो पूरे एरिया पे है, जो पाई आर स्क्वायर एरिया है ना, उस पर एफ फैला हुआ है। ये जो हमारा रिंग का जो एलिमेंटल एरिया है, ये तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर है। इस पर कितना फोर्स होगा? इस पर फोर्स होगा एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। बड़ा पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया बड़ा ऑफ कोर्स एफ इंटू 2 आर डी आर, एफ इंटू 2 आर डी आर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर, तो म्यू इंटू नॉर्मल। तो मुझे तो इसका टॉर्क निकालना है, बड़ा टॉर्क निकालना है,
तो दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से दूरी, तो एक आर और आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इस इतने से एलिमेंट में जो फ्रिक्शन है उसी का टॉर्क हो गया। मुझे तो पूरा निकालना है। पूरा निकालना है तो बेटा जोड़ लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। बेटा 2 बाहर, एफ बाहर, म्यू बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर। 2 बाहर, सो बेटा 2 बाहर, एफ बाहर, म्यू बाहर, आर स्क्वायर बाहर। आर और आर बेटा कितना हो गया? आर स्क्वायर डी। बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर क्यूब बाई 3 होगा। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 2/3 एफ इंटू म्यू इंटू आर। ये आपका फ्रिक्शन का टॉर्क है। जितना फ्रिक्शन का टॉर्क है उतना ही टॉर्क, ऑब्वियस बात है कि आपके मशीन ने भी उतना ही लगाया होगा। देयर मस्ट बी बेटा सम ऑप्शन लाइक दैट। 2/3 बेटा 2/3 म्यू इंटू एफ इंटू आर। ऑप्शन 4 बेटा आपका सबसे बढ़िया है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थोड़ा टफ सवाल है और सवाल भी टफ है और एनटीए ने डायग्राम भी सही नहीं बनाया। मतलब डायग्राम थोड़ा-सा वो और बेटर बना सकते थे। हालाँकि बेटा मैंने भी वही डायग्राम यूज़ कर रखा है जो एनटीए ने बनाया है, बट ठीक है, वो दिखाने के लिए कि भई एनटीए कई बार डायग्राम थोड़ा-सा ना अ, कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। 2 मास है m और m/2 आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L। बेटा रॉड है जिसकी लेंथ L है, लैंग्वेज ढंग से सुन लेना। एक का मास m/2 और एक का मास m है, 2 मास बांध रखे। द रोड इज सस्पेंडेड बाई ए थिन वायर ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट के। जो तार है इसका टॉर्शनल कांस्टेंट के है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड मास सिस्टम। ये जो धागा बांध रखा है, ये जो वायर बांध रखा है, ये रोड के सेंटर पे नहीं बांध रखा है। कहाँ बांध रखा है? सेंटर ऑफ मास पे। बट ऑफ कोर्स ये m/2 अगर ये m है तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा m के नजदीक होगा, तो डायग्राम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है ना। ये धागा ये सॉरी ये जो वायर है यहाँ ना बांध के थोड़ा सा इधर की तरफ बांध रखा है। मैं वापस से डायग्राम बना दूंगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, टॉर्शनल कांस्टेंट के कारण जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है। ये सामने बोल भी रखा है, ये ना बोल रखा हो तो तब भी कोई बात नहीं, मैं बताता कैसा होता है। पता था ना। इफ द रोड इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, बेटा पूरी पूरी रोड को मैंने एंगल थीटा नॉट अगर रोटेट कर दिया, द टेंशन इन इट व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन से गुजरेगी तब है ना इस रोड में कितनी टेंशन होगी। तो सवाल बेटा थोड़ा टफ तो है, ठीक है। मुझे आराम से इत्मीनान से अगर समझाना है तो बेटा फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको अगर जल्दी होती बेटा फिर तो ठीक है, मुझे भी इशू होता, बट अगर जल्दी नहीं है बेटा फिर तो अभी कर लेंगे। ये बेटा मेरे पास बेटा टॉर्शनल वायर है। जो टॉर्शनल वायर है, इस टॉर्शनल वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट बेटा मेरे पास के है, ऊपर से बेटा ये हिंज है। यहाँ बेटा 2 मासेस बांध रखे हैं, एक मास मेरे पास m है, एक मेरे पास बेटा मास m/2। सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ कहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से आपने इस तार को सॉरी इस रोड को तार से बांध रखा है। टोटल लेंथ अगर l है तो बेटा ऑफ कोर्स ये जो लेंथ होगी ये आपके पास l/3 होगी और ये लेंथ आपके पास 2l/3 होगी। बेटा किस कॉन्सेप्ट से याद है ना, m1x1 इक्वल्स टू m2x2, ठीक है। मासेस का रेशियो अगर बेटा मान लो 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1 में डिवाइड होता है। यहाँ तक बिल्कुल एकदम कूल, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी रोड को अपने ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ठीक है। मैं बेटा इस डायग्राम से काम चलाऊंगा यार। आप कहोगे तो बेटा मैं थोड़ा सा और बड़े डायग्राम बना सकता हूँ, बट ठीक है मेरे ख्याल से काम चल जाए। इसी प्लेन में बेटा हमने रोड को ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, घुमा के छोड़ दिया, है ना। और रॉड तार बेटा ऐसे बंधा हुआ है, इस रोड को अपन ने, ये तार ऐसे बंधा हुआ है और पूरी पूरी रोड को अपन ने ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा के छोड़ दिया। जैसे घुमा के छोड़ दिया बेटा वो उस टॉर्शनल वायर की वजह से एक टॉर्क आएगा ऐसे, और वो उसको यूं वापस से लेके आएगा। जब वापस से लेके आएगा तो जिस टाइम पर मीन पोजीशन से पास होगा, मीन पोजीशन आपके पास ये वाली है, जब यहां से पास होगा तो कितना आपके पास रस्सी में टेंशन होगी वो मुझे निकालनी है। किसी को अगर ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आया थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरे पूरे अरेंजमेंट का एक टॉप व्यू भी दिखा सकता हूँ, ऊपर से देखने पे कैसा नजर आता है ऐसे भी दिखा सकता हूँ। सुनना, आपके पास बेटा पहले रॉड ऐसे थी, ठीक है। वो जो टॉर्शनल वायर है बेटा वो कुछ कुछ ऐसे है। ये एक एम मास यहाँ पर, ये बेटा मेरे पास एक m/2 मास यहाँ पर। ऊपर से देख रहा हूँ ना तो बेटा तार तो ऐसे दिख रहा है और ये आपके पास ऐसे। आपने इसे सारे के सारे अरेंजमेंट को
यूँ घुमा दिया बेटा ऐसे, एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ठीक है? और एंगल थीटा नॉट बेटा आपने घुमा दिया, जैसे घुमा दिया, टॉर्शनल वायर भी ऐसे मुड़ गया, टॉर्शनल वायर बेटा टॉर्क लगाएगा ऐसे, और उस टॉर्क के कारण बेटा रॉड चलते 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 कभी ना कभी यहाँ से गुजरेगी। जब रॉड यहाँ से गुजरेगी तब उस टाइम पर इसमें टेंशन निकाल लेंगे। ये टेंशन निकालने के लिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि कभी न कभी जब रॉड आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगी तो रॉड के पास कुछ न कुछ ओमेगा होगा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि अंदर की तरफ टेंशन शुड बी इक्वल टू इसका मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि दिस इज बिहेविंग लाइक सेंटर एंड इट दिस एम मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस L/3। बेटा ये L/3 था, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। मुझे निकालना क्या है, एम निकाल सॉरी ओमेगा निकालना है, मेरा सवाल हो गया। ये वाला काम बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L/3, एक ही बात। मुझे अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपली ऐसे बोलता हूँ कि सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, टॉर्क जो है ना, वो तुम्हारे पास k इंटू थीटा है। इसका मतलब ये एंगुलर सिस्टम करेगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, आई इंटू अल्फा। अल्फा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है k अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम के अंदर सॉरी एंगुलर एसएचएम के अंदर जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, और उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे पास है रूट ऑफ के अपॉन बेटा ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा। ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। तो यहां से बेटा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ, अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर के अपॉन आई इनटू बेटा व्हाट एम। बस बेटा हो गया आपका काम। सिर्फ मुझे आई चाहिए, आई लिख देंगे। यहां के बाद बेटा रॉड तो मासलेस है, आई कितना होगा, ये एम मास यहां से L/3 डिस्टेंस है, तो m इंटू एल स्क्वायर बाई 9। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m/2 इंटू बेटा डिस्टेंस कितनी है 2L/3, तो 4L स्क्वायर बाई 9। बेटा मेरे ख्याल से ये 2 आ गया, बेटा 9 नीचे आ गया, बेटा 3 मेरे ख्याल से ये शायद ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। बेटा बार जरूर चेक करना, 2 और बेटा 1 3, हाँ ठीक है। मेरे पास ये आ गया बेटा कितना, m थीटा नॉट स्क्वायर के एल बाई 3। आई कितना होगा, आई होगा m एल स्क्वायर बाई 3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एम से बेटा एम कैंसिल, और टेंशन की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, बेटा बोलना कितनी आ गई है, के थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन, बेटा एक बार चेक करना, बेटा मेरे ख्याल से एक बार चेक करना, के थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन एल। बेटा दिस कम्स आउट टू योर ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े आराम से बेटा मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। इसमें एक बच्चा एक तरीके से और भी ओमेगा निकाल सकता है, बेटा वो कैसे, कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, ठीक है। जब आपका थीटा नोट पर ये सारा का सारा अरेंजमेंट होगा ना, उस टाइम पर ना, जैसे फोर्स इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से टॉर्क अगर के इंटू थीटा नोट है, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ इंटू के इंटू थीटा नोट का स्क्वायर। तो इस टाइम पर ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट शुड बी इक्वल टू बड़ा व्हाट, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, ओमेगा की बेटा वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बेटा वापस से वही आएगी, चेक कर लो, थीटा नॉट अपॉन सॉरी थीटा नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन, और आई बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल, और बेटा अगेन ठीक है, ये हर किसी बच्चे के लिए नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है।
हालाँकि ये जो पूरा लेक्चर था, ये पूरा लेक्चर ही बेटा ऐसे हर किसी बच्चे के लिए नहीं था। थोड़ा जो बच्चा सिंसियर है, थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लगा सकता है, उसी के लिए आपने लेक्चर यहाँ तक जो बच्चे पहुँचेंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी, ठीक है? मेरे ख्याल से 1 घंटे के आस-पास हो गया और शायद जितने बच्चे होंगे उसमें से शायद 1 या 2% बच्चे ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है? एंड वी ऑल नो दैट कि वही 1 या 2% बच्चे आईआईटी में बेटा लगभग लोग सक्सेस रेट यही रहती है। ये वाला सवाल अगेन थोड़ा-सा दिमाग को थोड़ा-सा परेशान करेगा, ठीक है? बट मैं हूँ ना। ABC is a plane lamina of the shape of an equilateral triangle. ठीक है. D, E are midpoint of AB and AC. ये बड़ा मिड पॉइंट है. लेंथ अगर L है तो ये L/2, ये L/2, ये L/2, ये L/2. AC अच्छा बेटा ठीक है. G is the centroid of the lamina. बेटा G जो है पूरे के पूरे इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंट्रोइड है. ठीक है. The moment of inertia of lamina about an axis passing through G and perpendicular to the plane ABC is I naught. इस पूरी पूरी ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्या कहते हैं बेटा सेंट्रोइड के अबाउट जो है वो मुझे आई नोट दे रखा है. ठीक है. इफ पार्ट ADE इज रिमूव्ड, अगर मैं इस ADE पार्ट को फेंक दूं, काट के फेंक दूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सिस, ये जो ट्रेपीजियम टाइप बचेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझसे पूछा है कि जी के अबाउट कितना होगा. ये तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. एंड अगेन सब कुछ आई नोट की टर्म्स में निकालना है, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन वगैरह से ठीक ठाक काम बन जाए. एंड अगेन बड़ा सारा काम जो है वो बिल्कुल एकदम दिमाग वाला है, आराम आराम से करना. बट ठीक है ना, मेरे को ऐसे फीलिंग है कि ना भले ये वाला सवाल हो सकता है किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल वापस से पूछ ले, यहाँ पर ना पूछे, लेकिन इसी तरह से कंपैरिजन का सवाल इलेक्ट्रो में पूछ ले, ग्रेविटेशन पूछ ले, ये तो है ही है. साथ ही साथ ऑफ कोर्स बड़ा इस तरह का सवाल कराने से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को कम से कम सोचना तो सिखाता हूँ ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं. मेरे पास ये वाला पॉइंट है ए, ये मेरे पास कोई पॉइंट है बी, बड़ा मेरे पास ये कोई पॉइंट है सी, और इसका बड़ा मिड पॉइंट है यहाँ कहीं डी, बड़ा इसका बड़ा मिड पॉइंट है ई, और पूरे के पूरे अरेंजमेंट का बड़ा जो एक तरीके से सेंट्रोइड है, पूरी प्लेट का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ कहीं है जी. ठीक है. ये बड़ा मेरे पास प्लेट है, याद रखना ऐसे 2 डायमेंशन बड़ा प्लेट है, ऐसे नहीं कि रॉड्स मान लो. ये बड़ा पूरी की पूरी जो लेंथ है मेरे पास ये ऐसे एल. ठीक है. मुझे आई नोट दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जी के अबाउट. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा मेरे बच्चे को, सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा और ऑफ कोर्स ट्रायंगल की लेंथ पर डिपेंड करेगा. बाकी तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, है ना, 2/3 3/2 आई डोंट नो. हालांकि हम निकाल भी सकते हैं. मैं ऐसे समझता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सम कांस्टेंट इनटू ml स्क्वायर. ये जो आई नोट है ना बेटा, मैंने इसको ऐसे सम कांस्टेंट इनटू ml स्क्वायर लिख दिया. भाई एम, भाई और क्या टर्म बचे बेटा, एम बचा एल बचा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे होते हैं, अगर ट्रायंगल की लेंथ अगर एल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कुछ ऐसा होगा ना, 3/2 ml स्क्वायर, 2/3 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 2, है ना, 2/5 ml स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा. और क्या है वो जो नंबर है मुझे नहीं पता, मुझे जानना नहीं है. जानना क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे आंसर एब्सोल्यूट निकालना नहीं, मुझे आई नोट के टर्म्स में निकालना है, तो मेरे कंपैरिजन से काम चल जाएगा. तो मैं क्यों जबरदस्ती मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में निकालूं. ठीक है. यहाँ तक बड़ा मामला कूल है. इसी तरीके से बेटा मैंने ये डी ई, बेटा मेरे पास इसका भी एक बेटा मेरे पास आ गया लेट से एफ, इसका भी सेंटर बेटा मैंने मान लिया लेट से ऐसे एफ. ठीक है. आप आराम से देखो बेटा, इत्मीनान से देखो कि मेरे पास है ना अब 4 ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं. एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, और एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही. ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है बस इसकी लेंथ जो ना वो आपके पास L/2. ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है इसकी लेंथ बेटा तुम्हारे पास L/2 है. इस ट्रायंगुलर प्लेट की बेटा लेंथ L/2 है, इस ट्रायंगुलर प्लेट की लेंथ L/2 है. लेंथ L/2 है लेकिन मास ऑफ कोर्स 1/4 1/4 हो गया. भाई लेंथ L/2 हो गया तो एरिया बड़ा ऑफ कोर्स हाफ 1/4 हो गया, हाफ थोड़ी हुआ. और एरिया 1/4 हो गया तो मास 1/4 हो गया. मास तो 1/4 होना ही था. अगर पूरे का मास अगर m है तो इसका m/4, इसका m/4, इसका m/4, इसका m/4, तभी तो पूरा m बनेगा. तो अब मामला कुछ कुछ ऐसे हो गया. अब मेरी बात ध्यान सुनना, मुझे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट.
ठीक है? क्योंकि मुझसे सवाल में क्या पूछ रखा है कि इस पोर्शन को हटा दूं तो जो बाकी बचा हुआ अरेंजमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जी के अबाउट पता है, इस इतने से अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट निकाल लूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, तो बड़ा बाकी जो ट्रेपीजियम बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। Isn't it? अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट सुनना। ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड अगर जी है तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी जी ही रहेगा, है ना। ये थोड़ा मेरे ख्याल से सिंपल ज्योमेट्री है 9th-10th क्लास की। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारा जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना वो हो जाएगा ये तो बड़ा वही रहेगा क्योंकि सेंट्रोइड के अबाउट तो बड़ा ठीक है। सेंट्रोइड के अबाउट कोई ना कोई फॉर्मूले में अगर कुछ आएगा तो बड़ा वही सेंट्रोइड यहां पर है, तो के टाइम्स इसका मास बड़ा ऑफ कोर्स m/4 है। ठीक है, बड़ा लेंथ कितनी है इसकी l/2, बड़ा 4 ये आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू बी I0/16। इसका मतलब इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट I0/16 है। ठीक? अब ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है, सॉरी बेटा I2 है, तो बाय सिमेट्री में कह सकता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I2 ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जैसे ही ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट है, इस पॉइंट के लिए बड़ा वैसे ही ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट है, सारे सिमेट्रिक तो है, और इस एक्सिस की अबाउट बड़ा ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट भी ऐसी है कि नहीं। जितना दूर ये बड़ा उतना ही दूर ये, उतना ही दूर ये, तो बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है तो इसका भी I2 है, इसका भी I2 है। अब ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0/16। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा यहाँ के अबाउट, और पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट मुझे बता रखा है कितना I0। यहां से मेरे पास आ गया 3I2 इज इक्वल्स टू 15I0/16। तो I2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 5I0/16। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5I0/16 है। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ रखा है, मुझसे सवाल के अंदर मुझसे ये पूछ रखा है कि इसको काटकर अगर फेंक दूं तो जो बाकी ट्रेपीजियम बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट कितना होगा। तो समझदार बच्चा बोलेगा कि सर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, इसमें से इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मुझे अब पता है, तो पूरे वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स I0 माइनस 5I0/16। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 11I0/16। समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि इतने बड़ा इनोवेटिव और सिमेट्री को यूज करने वाले या फिर एक तरीके से कंपैरिजंस को यूज करने वाले जो सवाल ना वो इलेक्ट्रो के अंदर भी अच्छे बनते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के वाला सवाल बताया कि क्या पता बेटा इस तरह का सवाल कभी मेन में या एडवांस में वापस से कहीं ना कहीं पूछ ले, यहीं पूछ ले, है ना, सेंटर ऑफ मास में पूछ ले, आरबीडी में पूछ ले, है ना, इलेक्ट्रो में पूछ ले, कहीं ना कहीं फिर से पूछ ले। तो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग बड़े आराम से इसको कर, ठीक है। आगे चलते, आई होप ज्यादा नहीं हो गया, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, ये भी अच्छा सवाल है बेटा। एक सिंपल पेंडुलम है मेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल and bob of mass m is released from a small angle theta naught। एंगल थीटा नॉट अगर स्मॉल है तो हम एसएचएम मान सकते हैं, एंगुलर एसएचएम मान सकते हैं। इट स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इलास्टिकली। टक्कर करता है बेटा ना उससे इलास्टिकली। इट बाउंसेस बैक एंड गोज अप टू एंगल थीटा वन। वापस से बेटा ये एंगल थीटा वन तक चला जाता है। मुझसे पूछा है कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी। वेरी इनोवेटिव, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। हालांकि जो बच्चा ठीक है एडवांस स्पेसिफिक पढ़ता है वो तो खैर खट से पूरा प्रोसेस समझ आता है, सारी बात समझ आता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करके बैठा है बेटा उसको तो थोड़ा सी दिक्कत आएगी। करते हैं। ये बेटा रस्सी है ना,
मैं इस रस्सी का लेंथ एल मान लेता हूँ और यहां पर तुमने बेटा कोई ना कोई स्मॉल एम मास बांध रखा है, ये एंगल बेटा आपके पास थीटा नॉट, ठीक है। ये एंगुलर एसएचएम करते 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 यहां पर आएगा और स्मॉल एम जब यहां पर होगा तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब देखना थोड़ा सा मैं इंटेलिजेंटली काम कर रहा हूं जैसे चीजें आसान हो जाए। इस वेलोसिटी को बड़े आराम से लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ, इजंट इट? ऑफ कोर्स बेटा मेन पोजीशन से अगर गुजर रहा तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम वाली कितनी होती है? एंगुलर बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम वाली होती है बेटा कितनी? थीटा नॉट इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे ख्याल से रूट जी बाई एल होती होगी ना? बेटा तुम चाहो तो उसको भी ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है, इनटू एल। ये मेरे पास वेलोसिटी है। कूल कूल। अब ये जब स्मॉल एम यहां पर आता है तब ये किसी कैपिटल एम से टकरा। कैपिटल एम से जैसे ही टकराया तो कैपिटल एम भाग गया इधर की तरफ, इधर की तरफ किसी न किसी वेलोसिटी से, पता नहीं कितनी वेलोसिटी है। और ये जो तुम्हारा स्मॉल एम है ना, ये जो बेटा तुम्हारा स्मॉल एम है, ये पलटकर आ गया किसी न किसी वेलोसिटी v2 से। अब ऑफ कोर्स बेटा ये जो v2 होगी v1 से तो कम होगी, है ना, क्योंकि कुछ मोमेंटम इसने कैपिटल एम को दे दिया। और ये v2 अगर कम होगी तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि अब एंगल थीटा नॉट तक नहीं जाएगा। अब बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किसी एंगल थीटा वन तक ही जाएगा। अब किसी एंगल थीटा वन तक ही जाएगा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस v2 विल बी एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू बेटा एंगुलर वेलोसिटी। मीन पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? मीन पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट वापस लिखता हूं। वेलोसिटी बेटा क्या होगी? बेटा वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ। एंगुलर वेलोसिटी बेटा मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा नॉट इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर बेटा फ्रीक्वेंसी वापस से बेटा वही तुम्हारे पास रूट जी बाई एल। जैसे बेटा मैंने डिवाइड किया, मोस्टली इंफॉर्मेशन बेटा मेरे पास यूजलेस थी। v1 अपॉन v2 को बड़े आराम से थीटा नॉट अपॉन थीटा वन लिख सकता। बन गया अपना काम? तो अब बेटा मेरे ख्याल से अपना काम तो बन गया। अब बेटा मुझे पता है कि ये जो मेरे पास v2 आया है बेटा, मेरे पास ये जो बेटा v2 आया है बेटा, इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू बेटा v1 थीटा वन अपॉन थीटा। अब तो बेटा हो गया सवाल। अब तो बड़ा हो गया सवाल। अब तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन वाला सवाल करते हैं, बिल्कुल वही वाला मामला है। स्मॉल एम जो है वो टक्कर से पहले इधर की तरफ आ रहा था, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था? v1 से। इसके सामने कैपिटल एम पड़ा था, कैपिटल एम पड़ा था बेटा कैसे? रेस्ट पे। जैसे ही टक्कर हुई उसके बाद इस कैपिटल, सॉरी बेटा, इस कैपिटल एम के पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई ऐसे, और आपके स्मॉल एम के पास वेलोसिटी आ गई ऐसे। स्मॉल एम के पास बेटा इधर की तरफ जो वेलोसिटी आई है ना, कितनी वेलोसिटी आई बेटा? वेलोसिटी आई है बेटा कितनी? v1 थीटा वन अपॉन थीटा। कोलिजन बेटा कैसा है? इलास्टिक। इस कैपिटल एम के पास बेटा इधर की तरफ वेलोसिटी है, इसको v डैश बोल कर लेंगे। दो ही तो काम करने, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और बड़ा ऑफ कोर्स एक हमारे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सारे कॉन्सेप्ट लग गए इसमें। एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला लग गया कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर बड़ा क्या कहते हैं अपना जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो लग गया, साथ में बड़ा ऑफ कोर्स में कोलिजन जो है उसके कॉन्सेप्ट भी अपने लग गए। पहले बड़ा मोमेंटम कंसिडर कर दूं, m इंटू वी वन प्लस कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, थोड़ा कैपिटल एम के पास बड़ा वेलोसिटी कितनी है? 0 should be equal to capital M into V dash minus M into V1 थीटा वन अपॉन थीटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाले साइड बेटा प्लस, ये वाले साइड माइनस। बेटा वो वापस गया ना, बाउंस बैक बोला ना, तो पीछे वापस बेटा मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई बेटा कितनी? V1 इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा, पहली इक्वेशन आ गई m इंटू वी वन इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू वी डैश माइनस M इंटू वी वन थीटा वन अपॉन थीटा नॉट।
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी आएगी बेटा? इक्वेशन नंबर 2 आएगी इलास्टिसिटी की। इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रेस्ट पे है, ये बड़ा v1 से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बड़ा ये v डैश से दूर जा रहा है और ये v1 थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट से दूर जा रहा है। यहां से बड़ा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि v1 इज इक्वल्स टू v डैश प्लस v1 थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। बड़ा एक काम करो, v डैश को उठा के यहां रख दो, बड़ा फिर तो मेरे ख्याल से डन सा ही मामला है। मेरे पास आ गया m इंटू वी वन, कैपिटल M इंटू वी डैश। बेटा वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? v1 माइनस v1 थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस m v1 थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। बेटा देखना क्या क्या निपटे। v1 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 बेटा मेरे ख्याल से निपट गया और मेरे पास बेटा मैंने बेटा कॉपी कर दिया इसको ना। मेरे पास क्या बच गया? हाँ बेटा v1 तो गया है, मेरे पास आ गया स्मॉल m इज इक्वल्स बड़ा v1 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू कैपिटल M थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस M थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। बेटा मुझे तो कैपिटल M चाहिए ना, तो बाकी सबको इधर ले। बेटा मेरे पास स्मॉल m 1 प्लस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल M थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट बेटा कैंसिल, कैपिटल M की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी आ गई है? स्मॉल m थीटा नॉट प्लस थीटा 1 अपॉन बेटा क्या? थीटा नॉट माइनस थीटा। ये बेटा मेरे पास देयर मस्ट बी बेटा सम ऑप्शन लाइक दैट। आई थिंक बेटा कौन सा आया? फोर्थ वाला आया क्या? नहीं नहीं फोर्थ वाला नहीं, बेटा कौन सा है? थीटा नॉट प्लस थीटा 1 थीटा, हाँ ये वाला, ये वाला पहला वाला, ये हमारे पास बेटा आ गया। ठीक है, तो सरल बातें तो बहुत सारी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा क्या? एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा अलग अलग बात है ना। एंड बट ठीक बात है, ठीक है, कॉलेज ओरिजिन कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। तो चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा। कोई पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है। स्मॉल ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड का मुझसे एक्सप्रेशन पूछा है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी अगर दे रखी है तो मुझे पहले उससे ऑफ कोर्स फोर्स निकालना पड़ेगा। we know that कि the force and of course more specifically अगर कहें तो the conservative force is defined as what? Minus del u by del x, negative of the potential gradient। इसको बड़ा x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? बड़ा 4 तो बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन बड़ा मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन 4x इंटू बड़ा फोर्स। ये मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो फोर्स मेरे पास बड़े आराम से आ गया, बेटा कितना? -16 बड़ा 4 × 16 इंटू साइन ऑफ 4x। अब यहाँ पर तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है तो एस नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चा बोलेगा कि सर देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रखी है, तो ऐसे केस में हम मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू -16 साइन 4x कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स बड़ा 4x। तो फोर्स इक्वल्स टू -64 इंटू x एंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बड़ा व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया बेटा -16 इंटू एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां से बेटा मेरे पास ओमेगा की जो वैल्यू है वो बड़े आराम से आ गई है 4 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा बड़ा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मुझसे पूछा कि टाइम पीरियड कितना होगा? ऑफ कोर्स टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई 4। आई थिंक बेटा इट शुड बी पाई बाई, तो इट इज पाई बाई के बोल रखा है बेटा, के की वैल्यू मुझसे पूछ रखी है, सो द आंसर कम्स आउट ऑफ कोर्स बेटा कितना?
चलिए बेटा, हालाँकि मैंने सोचा तो ये था कि मैं शायद 21-22 सवाल करा दूँगा, लेकिन मेरे ख़्याल से सवा घंटे के आस-पास हो चुका है। मोस्टली बच्चे बेटा मेरे ख़्याल से इसके बाद थोड़े से एक्सर्शन फ़ील कर रहे होंगे। हालाँकि बेटा मैं तो बिल्कुल फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चा बेटा ठीक है, 1 सवा घंटे से ज़्यादा का वीडियो देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इसको अभी यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी वाले सवाल बेटा मेरे को शायद 2 लेक्चर में बनाने पड़ेंगे, मैं वो फटाफट बना दूँगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। फिर भी किसी बात की बेटा कोई और आवश्यकता हो, कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ लेट अस नो और कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आपने बेटा जो मेन मेरे को जितना समझ में आया था कि आपको मेनली इश्यू जो थे वो असर्शन रीज़निंग के अंदर, मैच द कॉलम्स के अंदर और थोड़े बहुत बेटा ग्राफ वाले सवालों में थे। उसके बेटा मैंने आपके पास अलग से पेपर पहुँचा दिए थे। मेरे ख्याल से बच्चों ने अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो वाले टेस्ट भी दे ही दिए होंगे। फिर भी किसी बात की बेटा कोई और आवश्यकता हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार ये वाली चीज़ अगर मान लो कि हमारे सर लोग कर देंगे तो हमारा रैंक बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ लेट अस नो, विल डू इट। ठीक है? चलिए, मैं अगली बेटा 2 क्लास में या 1 क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मैं बेटा सवा घंटे से ज़्यादा बेटा क्लास को एक्सटेंड नहीं करना चाहता। मोस्टली बच्चों का बेटा अटेंशन स्पैन थोड़ा-सा कम है इसलिए। चलिए, एनीवेज़ अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।